नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने अपना पॉलिटिकल एनालिसिस लेकर और 2 सीटें लेकर। कौन सी हैं आज की 2 सीटें? इसके बारे में जानते हैं अमित जी से। अमित जी, आज किन 2 सीटों पर हम चर्चा करने वाले हैं? ज़रा दर्शकों को आज बताइए। आज जो हमारी पहली सीट रहेगी वो है हिसार लोकसभा में आने वाली हांसी विधानसभा सीट, जहां से इस वक्त मौजूदा विधायक है बीजेपी के विनोद दयाना। और जो दूसरी सीट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है अम्बाला लोकसभा सीट में आने वाली जगाधरी विधानसभा सीट। इस सीट पर भी जो है बीजेपी के कंवर पाल गुर्जर यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। जी जी, तो दोनों सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, ये- लेकिन हाँ ताज़ा हाँ हालात क्या हैं 2024 में, इस बात की चर्चा करेंगे हम और आपको हाँ जी बताएंगे। उससे पहले हाँ आगे सीटों पर बढ़ें, पहले थोड़ा पॉलिटिकल माहौल देख लेते हैं। बीजेपी ने आज अपनी सेकंड लिस्ट जारी की, जिसके बाद बीजेपी में थोड़ा बगावत का माहौल है। कुछ अहम लोगों ने इस्तीफे दिए और चर्चा है कि रामविलास शर्मा, जो बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, अकेले एमएलए भी रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है कि वो भी थोड़ी देर में इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट के अलावा आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई और इसके अलावा जो है कांग्रेस की लिस्ट आज देर शाम तक आने की उम्मीद है, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है। मुख्य 2 ही दिन बचे हैं, कल और परसों का दिन। परसों तो बिल्कुल लास्ट मिनट पे हैक्टिक हो जाएगा। वो तो एक तरह से माना जाए कि अगर आज लिस्टें जारी होती हैं तो कल लोग अपनी तैयारी करके और नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आज की जो बड़ी खबरें हैं लिस्टों के अलावा, वो हैं कि जो पेवा सीट से कंवलजीत अजनारा, जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए थे, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। उनके नाम को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। एक कंट्रोवर्सी तो ये थी कि उन्होंने मोदी के खिलाफ भाषण दिया था, और दूसरी कंट्रोवर्सी ये थी कि वो पाकिस्तानी सेना के साथ किसी बड़े एक हारमोनियस माहौल में उनके साथ बैठे थे, वहाँ नाश्ता कर रहे थे। तो इसकी वजह से जब उन्होंने आज अपना अभियान शुरू किया तो उनका बहुत विरोध हुआ, और उसके बाद उन्होंने टिकट जो है वो वापस कर दी। उनकी जगह डीडी को टिकट दिया गया है। उसकी चर्चा हम अपनी जो बातचीत करेंगे उसमें है। आम आदमी पार्टी में एक जो बड़ा नाम सामने आया वो था प्रोफेसर छतरपाल का, जिन्होंने 1991 में देवीलाल को हराया था। और उस समय छिराय नाम की एक कॉन्स्टिट्युएंसी हुआ करती थी, जो बाद में गिर है। वो बाद में जो है उसको डिलिमिटेशन के बाद उसका नाम बदल दिया गया। बीजेपी में एक और विकेट जो गिरा वो था गन्नौर से देवेंद्र कादियान का, जो कि एक बड़ा मजबूत नाम माने जा रहे थे और बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों हरियाणा में रैलियां करेंगे। इनके अलावा और बड़े नेता भी करेंगे। मोदी की 3 रैलियां होंगी। अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है। बीजेपी ने अपनी 87 सीटें घोषित कर दी हैं। 3 सीटें रहती हैं, जिनमें एक महेंद्रगढ़ की है, जहां से रामविलास शर्मा की बात थी कि वो टिकट चाहते थे। दूसरी सरसा की है, जहां गोपाल कांडा का से अलायंस या बीजेपी में लाने की बात चल रही थी। और तीसरी सीट जो है वो फरीदाबाद एनआईटी की है। इन 3 को छोड़कर सभी सीटें घोषित कर दी गई हैं। एक पर नाम भी बदला गया है। और कांग्रेस की सीटें अभी लगभग 49 सीट्स रहती हैं, जहां कांग्रेस को अपने कैंडिडेट्स घोषित करने हैं। जहां तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस की बात थी, वो लगभग टूट ही गया है या नहीं हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने अच्छी खासी संख्या में नाम घोषित कर दिए हैं। तो चर्चा के लिए चलते हैं। लेटेस्ट प्रेम जी के पास पहले चलेंगे। प्रेम जी, लेटेस्ट आपकी जानकारी क्या है और बीजेपी की सेकंड लिस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? और आम आदमी पार्टी की लिस्ट के ऊपर भी अगर आपको कोई कद्दावर नेता दिखता हो तो जरा उस पर भी टिप्पणी कीजिए। देखिए कमल जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है वो वैसे तो 21 की सूची है, परंतु क्योंकि एक कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया, इसलिए वो 20 स्थानों की नई सूची पिछली है। सूची और को 66 की माना जाएगा। ये सूची में 21 21 नए को नाम। वहाँ बदला गया है। और जी। पेवा की सीट बदली है। पेवा में जय भगवान शर्मा, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी, उनको फिर से आजमाया गया है। और जो आपने आज की जो सूची के बारे में कहा, तो आज की सूची में मैं 2 बड़ी विचित्र चीजें देखता हूँ।
मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं बनवारी लाल जी जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री रहे, वो इस मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं उनकी इमेज ऐसी थी कि वो दोबारा से जीत के आ सकते हैं। उनकी टिकट कटी और एक उन्हीं के प्रोफेशन से जुड़े आदमी से कल त्याग पत्र लेकर के आज उनको टिकट दे दी गई। जो महानिदेशक थे स्वास्थ्य विभाग में, उनसे रिजाइन करवाया और उनको आज टिकट दे दी। भारतीय जनता पार्टी में एक और चेंज हुआ, जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे जड़ावता जी, उनकी जगह बिमला चौधरी को टिकट दे दी। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों कहीं ना कहीं मजबूत प्रत्याशी थे। बदलने का कारण तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बता सकता है या राव इंद्रजीत जी बता सकते हैं, क्योंकि अहिरवाल का मैं समझता हूँ कि फ्री हैंड जैसे उनको मिला है, 11 में से 8 टिकटें लगभग वो अपने ढंग से दिलवाने में कामयाब हुए या अपने समर्थकों को दिलवा पाए हैं। एक सीट जो उनसे बच गई वो सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह की है, और रामविलास शर्मा जी की अभी संशय में है कि वहाँ किसको लाया जाएगा। एक सीट राव नरबीर ने जिस भी तरीके से हासिल की, मैं समझता हूँ कि राव नरबीर का कद तो बहुत बड़ा है और उनके मुकाबले में किसी को भी खड़ा कर लें, राव नरबीर का कद उन सबसे बड़ा है। दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी जब आएंगे उस पर समीक्षा करेंगे, परंतु कांग्रेस ने वहाँ प्रत्याशी दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हो राव नरबीर जी के कद के सामने। दूसरा, आज जो आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी में लोग टिकट ले रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। और पूर्व मंत्री, चाहे वो नरेंद्र शर्मा हो चाहे छत्रपाल हो, कुछ लोग वहाँ आज भी ज्वाइन किए हैं। अगर आपने देखा हो तो आज भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। यमुनानगर में ज्वाइनिंग हुई है जी, शायद उसकी सूचना नहीं होगी। दिलबाग सिंह के बहनोई ने और उनके कजन ने ज्वाइन कराया आम आदमी पार्टी जी, और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग नए जिनका टिकट आज बीजेपी से हुआ है। आप मान के चल रहे थे पुंडरी में कि पूर्व विधायक दिनेश शर्मा और पूर्व विधायक तेजवीर के बीच कहीं ना कहीं टिकट दोनों लोगों के बीच में है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को, सतपाल जांबा को वहां से उतारा है। जी, बेदी जी जो शाहबाद से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको नरवाना भेज दिया गया है। जी, और पवन सैनी जी को जो लाडवा में थे, जिनकी जगह पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए हैं, उनको नायब सिंह सैनी जी के मूल क्षेत्र नारायणगढ़ में भेज दिया गया है। जी। अगर मुख्यमंत्री जी को नारायणगढ़ सेफ नहीं लगता तो पवन जी के लिए वो कैसे सेफ हो सकता है, इस बात का तो आकलन आने वाले दिनों में होगा। और दोनों लोगों को मैं समझता हूँ कि एक दूसरे का लाभ भी मिल पाएगा या नहीं मिलेगा, वो भी आने वाले समय में ही पता चलेगा। या तो ये होता है कि जैसे रामविलास जी की भाषा में बोले तो कांटा निकालने का काम भी हरियाणा की राजनीति में होता है, तो ये कांटे निकालने का काम भी आज की लिस्ट में नजर आता है कहीं ना कहीं। और जिस प्रकार से पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव जी का त्याग पत्र आज आया अटेली में, जब एक छत्र शासन की आप बात करते हैं, राव साहब के, राव इंद्रजीत जी की बेटी वहां प्रत्याशी है, उनके खिलाफ बगावत हुई और कुछ लोग जो इंटरेस्टेड नहीं थे टिकट लेने में, उन लोगों को टिकट दे दी गई। जो इच्छुक है उनको इग्नोर किया गया। एक उदाहरण आपके सामने नारनौल है। इस बार ओम प्रकाश जी वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनको टिकट दे दी गई। उसी प्रकार से आपने पिछली लिस्ट में भी देखा था कि रिवाड़ी में जिस व्यक्ति का नाम आया, रिवाड़ी में टिकट के इच्छुक थे और कोई थे जो पिछली बार प्रत्याशी थे मुझसे और उनकी धर्मपत्नी या रणजीत सिंह कापड़ीवास के भतीजे, उन लोगों को ना दे करके किसी नए आदमी को वहां भेजा गया, कोसली से शिफ्ट किया गया। प्रत्याशी कोसली में बहुत थे, दावेदारों की कमी नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो किसी तरह से सीटों टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझ में नहीं आया
कि किस नहीं, आधार पर टिकट किस दिया गया, क्राइटेरिया क्या रहा, किसका क्राइटेरिया दबाव क्या रहा, रहा, विनोद जी से ये समझते हैं। विनोद जी, जी 2-3 सवाल उठे हैं जो प्रेम जी ने बोला कि बीजेपी ने किस क्राइटेरिया के आधार पर टिकट दिया, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो लड़ना ही नहीं चाहते थे। मुझे लगता तो नहीं है कि ये जो नहीं लड़ना चाहते उसको टिकट दिया जा सकता है। आपकी क्या राय है? और तीसरा जो है, ये बात तो सत्य दिखती है कि जो दक्षिण हरियाणा का हीरवाल का इलाका है वो पूरा का पूरा सौंप दिया गया राजा राव इंद्रजीत को। देखिए, एक चीज मैं बीच में पहले छोटी सी क्लियर कर दूं, जो पूरे हरियाणा को नहीं पता, पूरा हरियाणा हैरान है कि कोसली पे लक्ष्मण यादव को भिवाड़ी क्यों भेजा गया है, कोसली से अनिल दैना को टिकट क्यों दिया। एक्चुअल में क्या है कि जो लोकसभा रिजल्ट आए वो कोसली में बड़े रिवर्स थे। 2 वोट से कांग्रेस जीती, जबकि 78,000 वोट से पिछली दफा बीजेपी जीती। ये रिवर्स है। तो उस रिवर्स से बचने के लिए जिस अनिल दैना का बोला जा रहा है कि इसको नाम नहीं जानता, ये रणनीतिक टिकट है। अनिल दैना जिस जाति से आते हैं, हीरो की जो जिस जाति से आते हैं, वो मेरे से गलती ना हो जाए, कुछ लोग सोसा बोलते हैं, कुछ लोग तोला बोलते हैं, उनकी जाति के 10, 12, 15 गांव है, कोई 20-22 हजार वोट है, और उनका ट्रेडिशन ये रहा है कि वो एक ही तरफ वोट डालते हैं। तो वो ये मान के टिकट दी गई कि 15-20 हजार वोट तो ये अपनी जाति के घर से लेके चले। तो जो कोसली का चुनाव, जहां तक मुझे लगता है कि शायद जगदीश यादव को टिकट देंगे, तो उस तगड़े वाले चुनाव को सामने रखते हुए जो टिकट है वो उनको दी गई है। और लक्ष्मण यादव को कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो उससे बचना है, तो उनको टिकट तो देनी थी, उनको रेवाड़ी भेज दिया गया। दूसरा, राव इंद्रजीत सिंह जो ये कह रहे कि साहब टिकट नहीं लेना चाहते थे ओम प्रकाश यादव, ये थोड़ा सा रॉन्ग असेसमेंट है। राव इंद्रजीत ने उनको फिर भी टिकट दी। राव इंद्रजीत ये सोचते हैं कि भाई कल को मेरा मान लो दाव लग जाए मुख्यमंत्री का, तो कम से कम मेरे 10-12 आदमी ऐसे होने चाहिए जो किसी भी सूरत में मेरा नारा लगाए, दूसरे का नारा ना लगाए, डाइल्यूटेड नारा ना लगाए। कई लोग होते हैं, अच्छा पार्टी हाईकमान जो करेगा ठीक है, राव साहब भी ठीक है, मनोहर लाल जी भी ठीक है, अच्छा कृष्ण पाल गुर्जर भी ठीक है, मतलब किसी को भी बना दो ठीक है सब। वो चाहते हैं ऐसा कोई आदमी नहीं आना चाहिए मेरा विधायक, कि वो आना चाहिए जो कह रही है इसके अलावा दूसरे पे विचार न, इसलिए ओम प्रकाश यादव को। दूसरी बात ये है कि मैं बड़ा हैरान हूं कि जिन लोगों को सर, आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा या तो आगे होइए या थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा आपको सिस्टम को। अब देखिए आवाज आ रही है, बिल्कुल अब साफ आ रही है। तो मैं आगे हो जाता। दूसरा क्या है कि बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग हरियाणा में बीजेपी की टिकटें बांटा करते थे, आज उनके हालात ये है कि उनको अपनी टिकट के लिए तरसना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा की। परसों चौथ उन्होंने एक मीटिंग करी वर्करों की, और मैं भाई भी उसको सुन रहा था। तो पहले जब वो कोई मीटिंग करते थे तो भारत माता की जय के 10 नारे लगाते थे। परसों उन्होंने भारत माता की जय का 1 या 2 नारे लगाए। उसके बाद बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और उसके बाद बोला राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उनकी टिकट पे राव इंद्रजीत सिंह ने वीटो लगा रखा है। लोग खुद लड़े, बेटे को लड़वाए या बेटी को लड़वाए, यानी उनकी फैमिली की टिकट पे राव इंद्रजीत सिंह का वीटो है। एनआईटी फरीदाबाद डिक्लेयर नहीं हुई, इसका मतलब कृष्ण पाल गुर्जर का वीटो है। गोपाल कांडा की सिरसा से डिक्लेयर नहीं हुई कि वो हलोपा से लड़ेंगे या बीजेपी से लड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि बीजेपी चाहती है कि वो अपने सिंबल पे ना लड़े, उनको खुला ना छोड़ा जाए, जीत जाए तो इधर उधर ना हो जाए। तो उनपे प्रेशर बनाया हुआ है बीजेपी ने कि आप बीजेपी सिंबल पे लड़ो। आसपास की सारी टिकटें बांट दी, इसका मतलब हलोपा को कोई टिकट देने का मतलब नहीं बन रहा। जैसे नायब सैनी वहां गए थे तो उन्होंने कहा कि हलोपा के साथ अलायंस रहेगा, तो गोविंद कांडा को कहीं से टिकट नहीं दी, तो अलायंस का सवाल नहीं, अब अकेले रह गए गोपाल कांडा। अब उनको बीजेपी के लिए प्रेशर है, अब वो एक दिन उनके पास बाकी है कि वो प्रेशर झेल पाते हैं, नहीं झेल पाते। एक बात। दूसरी बात आ गई कि बीजेपी की जो सूची आई है उसका क्या मतलब। मैं उसको फिर आंकलन करता हूं कि बीजेपी ने ढोल सुधार करने की फिर कोशिश करी। जैसे कृष्णा गहलावत को राय से टिकट दी गई, वो पिछली बार भी दावेदार थे, आखिरी मिनट पे उनकी टिकट कटी।
तो वहां बीजेपी ने, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली लड़ना नहीं चाहते थे, तो फिर स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार को उतारा है, भूल सुधार। बीजेपी ने पिछले बड़ौदा के बाई इलेक्शन में गलती की थी, वो टिकट 100% किसी जाट उम्मीदवार की बनती थी, और अगर जाट उम्मीदवार उतरता बीजेपी का तो नतीजे कुछ और होते। तो वहां भी भूल सुधार किया है, प्रदीप सांगवान को टिकट दी है। प्रदीप सांगवान जो है नॉन नरवाल बेल्ट से आते हैं, सांगवानों की बेल्ट से आते हैं, तो वहां भी बीजेपी ने भूल सुधार की है। बीजेपी ने पेवा से पिछली बार डीडी शर्मा दावेदार थे टिकट के, उनको टिकट नहीं मिली। इस बार उन्होंने हांगा लगा दिया, कुछ भी हो जाए सुभाष सुधा को हराऊंगा। तो सुभाष सुधा को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको डीडी शर्मा को एग्री कर लिया गया पेवा से। हालांकि उनकी टिकट पेवा से भी बहुत नॉन कॉम्पिटिटिव टिकट नहीं है, जैसे कहोगे ऐसे 60वें टिकट नहीं है, वो पेवा में भी मुकाबला थे। तो ऐसे ही और एक दो सीटें जहाँ पे बीजेपी ने भूल सुधार करने की कोशिश की है। मेरी बात से प्रेमचंद जी एग्री होंगे। और जहां तक पूरी लिस्ट का सवाल है, 87 जो टिकटें आई हैं, उसमें सबसे हैरान करने वाली टिकट इलाहाबाद की है। इलाहाबाद से अमित मेहता को टिकट देके बीजेपी ने इंडियन नेशनल लोकदल के संभावित जीत के बाद अपने डोर खुले रखे कि इनके साथ हमारा रिश्ता ठीक बना रहे, इसलिए अमीर चंद को टिकट दी गई है। अब आ गई आम आदमी पार्टी की बात कि आम आदमी पार्टी वो कर रही है, उससे बीजेपी का आंकलन ये है कि उसके खिलाफ वोटों का बंटवारा हो जाए, आम आदमी पार्टी को अच्छे उम्मीदवार मिल जाए। और आज उसको 2 3 4 मिले भी हैं, 2 4 5 और भी मिल जाए। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये नफे का भी हो सकता है, ये नुकसान का भी हो सकता है। जिसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि गुजरात में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को प्लांट किया और बहुत ऊपर उठाया। एक बार तो ऐसे लगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा बड़ी गुजरात में जीतने की। बीजेपी का गेम प्लान क्या था कि हमारे वोट के खिलाफ जो 56% वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो 56 नहीं, बीजेपी को तो 48 था, 52% खिलाफ था, 17% आम आदमी लेगी तो कांग्रेस से सहाय हो गया, वहां नुकसान हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट हरियाणा में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ गुजरात जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ कांग्रेस के पास एक वोट बैंक है और उसके खिलाफ जो भी 60% 58% वोट है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा। आज की डेट, कल चुनाव कैंपेन जाट नॉन जाट बनता है, कुछ और बन जाता है, वो और 2-4 दिन में पता लगेगा। लेकिन जो गुजरात की सिचुएशन थी बीजेपी की, वो हरियाणा में स्थिति नहीं है। हरियाणा में वो उल्टी है। हरियाणा में वोट डिस्ट्रीब्यूशन से कांग्रेस को फायदा भी हो सकता है, होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन भी शब्द के साथ मैं कह रहा हूँ भी हो सकता है। ये कैंपेन कौन क्या करता है, क्या नारेबाजी होती है, अगले 5-7 दिन में इससे अंदाजा लगेगा। जी, ये गोपाल कांडा ने आज एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने अपना जो हलोपा का उनका चुनाव चिन्ह मिला था या नया मिला है जहाज का, वो लगा के और अपना पोस्टर लगाया है। तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी से अलग हट के चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने या तो उनको सिंगल सीट दी है, अब वो उस पर राजी हो जाएं तो, या फिर बीजेपी अपना कैंडिडेट करेगी। विनोद जी, आपके पास इसकी जानकारी होगी। देखिए, गोपाल कांडा को मैं अपनी भाषा में, ये पब्लिक की भाषा नहीं है, मैं उनको राजनीतिक गैम्बलर मानता हूँ जी। वो ऐसी जगह पे भी दाव लगाने की हिम्मत करता है जहां पे दाव लगाने से लोग दूर दूर तक हटते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी बीजेपी की बात मान जाएगी। वो अपनी पार्टी को जिंदा रखना चाहेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर वो टूल यूज हो गया तो उनको मजबूरी में मानना भी पड़ सकता है। लेकिन वो जो उनका स्वभाव है, वो मजबूरी और इन चीजों के दबाव में कमी आती है, ठीक है ना। लेकिन ये पेच अभी 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 कुंडी फंसी हुई है, कल तक खुलेगी। जी जी, एक चीज के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे कि सिरसा जिले की अगर सीटों की बात करें तो
कालांवाली से राजेंद्र देशु जोधा, डावाली सीट अभी डावाली से भी आज किसी को एक टिकट दिया गया है। रानिया से शिशपाल कंबोज, हाँ जी, सिरसा अभी खाली है। ऐलनाबाद से अमीर चंद मेहता। ये जो 4-5 टिकटें हैं, इनमें आप बीजेपी की स्थिति कहाँ देखते हैं? कोई जिताऊ सीट भी इनमें आपको लगती है क्या? यार ये तो अभी चुनाव कैंपेन ही शुरू नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल ठीक से क्वेश्चन भी नहीं है, और मैं इसका ठीक से जवाब भी दूंगा तो वो किसी ना किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। होगा। तो सभी क्वेश्चन जो है तो लेकिन मैं सभी आपको कैंडिडेट साफ बता दूं कि देशु जोधा को पिछली बार टिकट देनी चाहिए थी, वो भूल हुई थी। भूल को सुधार तो किया गया, लेकिन ये सुधार अब काम नहीं आएगा, क्योंकि पिछली दफा उनका मोमेंटम बढ़ा हुआ था। 5 साल उन्होंने गाँव में जो भी पैसा सरकार की तरफ से जा रहा था उन्होंने दिया था। अब 5 साल बीत गए, लोग उसको भूल गए, उस पैसे उनको उतना बेनिफिट नहीं आएगा जितना बेनिफिट पिछली दफा। और अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से सोचें तो डबवाली की टिकट बीजेपी ने ठीक दी है, क्योंकि डबवाली में सिख पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन सिख वहाँ टिकट से हमेशा हर पार्टी से महरूम रहे, कांग्रेस से भी, इनेलो से भी। सिख राजनीति डबवाली में पैदा नहीं हुई, लेकिन इस टिकट से हारे या जीते अलग बात है, सिख राजनीति वहां से जन्म लेगी। और डबवाली से लेके आप अम्बाला तक देखो, हर सीट पे सिखों का कुछ ना कुछ वोट है, या सिखों जैसी अच्छा बोलता हुआ वोट है। जरूरी नहीं कि हर आदमी मतलब पगड़ीधारी सिख ही हो या विरक ही हो, तो और भी लोग हैं जो सिखों के साथ अटैच है। तो ये काम ठीक हुआ है डबवाली में, बीजेपी ने एक सिख राजनीति को वहां जन्म देने की कोशिश की। और पेवा से भी उनको नाम काटना था, एक सिख को जो टिकट दिया गया था, और असंध से भी सिख का जो दाम नहीं लगा, तो वहां भी एक सीट बनती थी उनकी, इसलिए वो सीट भी दे गई। अब हम सीटों की चर्चा कर लेते हैं, जो 2 सीटें हैं। देखिए, असंध पे भी बोलना था मुझे। असंध पे जिलेराम शर्मा की टिकट काट के बीजेपी ने रिस्क लिया। टिकट उसकी काटनी इसलिए पड़ी कि इस बार ब्राह्मणों के वैसे ही बीजेपी ने मारे न्यारे कर दिए, 11 सीटें, तो एक और हो जाती। लेकिन ये नंबर के ऊपर नहीं जाना चाहिए था विनिंग उसकी। बीजेपी को मजबूरी थी कि वो किसी राजपूत को एकोमोडेट करे एक और, तो इसलिए बीजेपी जिला अध्यक्ष राणा साहब को टिकट दे दी। पर जिलेराम शर्मा के साथ बीजेपी का लगभग कमिटमेंट था, और मुझे ऐसा लगता है कि जिलेराम शर्मा अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और वहां पे मुकाबला ट्रैम्बलर हो जाएगा। जी, ये राणा जी जो हैं ये राजपूत कम्युनिटी से हैं। जी, तो इस बार बीजेपी ने राजपूत कम्युनिटी को काफी सीटें दे दी हैं, लगभग 4 सीटें मुझे लगता है दे दी गई। काफी नहीं, उनको 3 सीटें मिली है। देखो, सीटें नंबर्स में मत जाओ, सीटें कौन सी दी गई है, जीतने वाली दी गई है या हारने वाली दी गई है। अब संजय सिंह राजपूत है, लेकिन उनको लोगों में सीट दी गई है। वो पहले भी लोगों से लड़ते रहे, एक बार उनको सोना से जिताया गया, तो वो टिकट जीतने वाली नहीं। और जहां तक जो है ना राजपूतों की संख्या का सवाल है, या नेशनल लेवल पे राजपूत किस तरह से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनकी 3 टिकटें बनती है। बजरलाल के टाइम में भी राजपूतों को 2 या 3 टिकटें दी जाती थी, और अगर टिकट कम दी जाती थी तो सीट वो दी जाती थी जो जीतने वाली हो, और उनको मंत्री भी बनाया जाता था, या फिर उनको कोई अच्छे पद और दिए जाते थे, अकोमोडेट किया जाता था। तो ये ज्यादा नहीं है। जी। एक मनोज रावत जी को भी टिकट दी गई है हथीन से, तो मुझे लगता है वो भी राजपूत समुदाय से हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो असंध और जाट जी, के रावत। अच्छा, तो मैं वही इसी का मुझे कंफ्यूजन था, वो मैं क्लैरिफाई आपसे करना चाहता था। जी, अब सीटों की बात कर लेते हैं। अमित जी, पहली सीट की चर्चा कीजिए और उसका हिस्ट्री ज्योग्राफिया बताइए जरा। पहली सीट जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है हाँसी विधानसभा सीट, जो कि हिसार लोकसभा सीट का हिस्सा है। हाँसी विधानसभा सीट की बात करें, परिसीमन के पास है, कांग्रेस इस सीट पर नहीं जीत पाई। 2009 में हजका के जो है विनोद ध्याना जीते, जो फिलहाल बीजेपी से विधायक हैं। और 2014 में जो है कुलदीप बिश्नोई की पत्नी
रेणुका बशनोई यहाँ से विधानसभा चुनाव जीती थी। अपना बात करें जैसे कि इसमें हांसी एक कस्बा आता है विधानसभा से, अर्ध ग्रामीण कह सकते हैं, अर्ध शहरी सीट कह सकते हैं, जिसमें हांसी एक कस्बा आता है और कुछ बड़े गांव भी आते हैं। सोरखी है, जैसे घिराए गांव है, सोरखी गांव है, इस तरह कई जो है बड़े गांव जो है इस हांसी विधानसभा सीट में आते हैं। हांसी के बारे में एक चीज बता दी कि हांसी को कई बार क्राइम के लिए भी फेमस रहा है, जो है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम रहता था जो, लेकिन अब फिलहाल स्थिति कुछ अलग हुई है। अगर हम लोकसभा की बात करें, बीजेपी को यहाँ कोई बड़ी लीड नहीं मिली थी। यहाँ पे 6700 वोटों से बीजेपी लोकसभा में आगे रही थी, जो है हांसी विधानसभा से जो उसको लीड मिली थी। जी प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी इस पर प्रकाश डालेंगे। प्रेम जी, बीजेपी जो अभी करंट एमएलए हैं विनोद भयाना, उन पर ये आरोप लगा था कि ये बीजेपी के लिए बड़े मार्जिन वाली सीट थी और विनोद भयाना ने काम नहीं किया, इस वजह से यहाँ मात्र 6000 की लीड मिली। तो ऐसे में उनकी टिकट कटने की भी चर्चा थी। तो क्यों लगता है आपको कि विनोद भयाना को पर फिर दांव खेला गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हांसी का, अगर आप डेमोग्राफी की बात बार बार आप करते हो, तो हांसी में पंजाबी परिवार जो लगातार जीतते रहे हैं वो मक्कड़ परिवार है और वो इस समय कांग्रेस में है। जी मुझे लगता है कि संभावित प्रत्याशियों में उनका नाम भी है। जी, उनका नाम है राहुल मक्कड़ का। राहुल मक्कड़ ने पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। नहीं, उससे पहले उनके पिताजी का अगर आप इतिहास देखते हो, पिताजी का तो अलग अलग बात हो गई, वो तो गुजर गए। नहीं, अलग नहीं है, वो लेगेसी कैरी करते हैं। जी अगर मक्कड़ परिवार की बात करते हो तो उन्होंने 4 इलेक्शन पहले जीते हैं यहाँ से, और ये विधानसभा क्षेत्र कुलदीप बिश्नोई जी का भी प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। चौधरी भजनलाल के समय तो बहुत प्रभाव था और यहाँ से 2 बार, एक बार कुलदीप जी की धर्मपत्नी और एक बार खुद विनोद भयाना जी उनके टिकट पे जीतते हैं। जी, यहाँ ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, हांसी में जो अगर बात करेंगे शहरी क्षेत्र की, तो पंजाबी और वैश्य समुदाय के वोट हैं। गांव में अगर आप देखते हो तो यहाँ 3 जातियां और सबसे ज्यादा जाट है। जी, जाट, सैनी और गुर्जर, तीन जातियां वहाँ प्रमुख रूप से हैं। शहर को अगर अलग निकाल देते हैं, प्रभाव हमेशा शहर का रहा है। हांसी सीट पे राजनीतिक दलों ने कोशिश तो करी है। सैनी समाज के यहाँ विधायक रहे हैं अतर सिंह सैनी, बंसीलाल जी के बहुत विश्वास पात्र थे। आजकल वो कांग्रेस में है कुमारी शैलजा के साथ, और वो उनके पिताजी भी यहाँ विधायक रहे, वो स्वयं भी विधायक रहे हैं। जी, हांसी पे आप जो नए अब खिलाड़ी भी आएंगे बहुत सारे। यादव समाज के 2-3 गांव हैं और यादव समाज से 2-3 प्रत्याशी है मैदान में। ढाणा एक बड़ा गांव है, अगर अमित जी वहां गए होंगे तो एक बड़ा गांव है ढाणा। उस गांव को अगर आप जाके देखेंगे तो वो शहरों से बहुत ज्यादा विकसित गांव आपको नजर आएगा। एक ही व्यक्ति ने अपने गांव को वहां इतना विकसित कर दिया और उस बात को लेकर के वो विधानसभा क्षेत्र में चर्चित है। बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से प्रत्याशी होंगे, चाहे वो किसी दल से टिकट लेके आए या वो निर्दलीय चुनाव लड़े। राविंदरजीत शायद उन्हीं का सपोर्ट करने भी गए थे। नहीं, बहुत सारी पार्टियां उनके संपर्क में है जी, क्योंकि लगता सबको यही है कि चुनाव में बहुत खर्च करने की उनकी कैपेसिटी भी है। जी, कुमारी शैलजा अतर सिंह सैनी जी की बहुत जोरदार वकालत कर रही है। टिकट का फैसला कब होगा, कैसे होगा, 10 बजे तक मेरे ख्याल से कांग्रेस की एक सूची जरूर आएगी और उस सूची में कितने लोग क्लियर होते हैं, मेरा अंदाजा है कि 30-35 की लिस्ट आज शायद 10 बजे तक आ जाएगी। और उसमें कितने लोगों को, क्योंकि कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गुटों की अगर बात करते हैं और उनके साथ रणदीप जी को भी जोड़ लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की कोशिश जितनी भी थी वो शायद कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और आज टिकटों का आवंटन करना मजबूरी भी है। एक दिन और बचा है, उसके बाद तो आप देखेंगे कि आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी को तो कहा कि बहुत सारा
बिखराव देखने को मिला। ये जो डिले टैक्टिस है, ये कहीं ना कहीं उस बगावत को रोकने का भी एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी में भी टिकटों का आवंटन बहुत आसान नहीं है। जी हंसी भी उनमें से एक है, मैं ये बोल रहा हूँ। जी तो हंसी की जी सीट बहुत इजीली ले लेना या किसी के पक्ष में बता देना बहुत आसान नहीं है। जब समीकरण पढ़ेंगे वो बाइपोलर रहता है या त्रिकोणीय या चौकोणीय होता है, उस बात पे बहुत जी निर्भर करेगा। जी। तो मैं विनोद जी के हंसी पास ग्राउंड के इनपुट होंगे, तो जी विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपके पास ग्राउंड इनपुट होंगे, आप तो निश्चित रूप से बता सकते हैं कि किसका एज है। देखिए, ये कांग्रेस की बात हो रही है ना कि कांग्रेस की सूची आ जाएगी। अब गाड़ी तभी तक रुकी रहती है जब तक कोई ब्रेक पे पैर दबा के बैठा रहे। अब बीजेपी ने टिकटें घोषित कर दी, ब्रेक से पैर तो हट गया। अब कांग्रेस की जी गाड़ी रात को सरके या सुबह सरके सरक जाएगी। और जितनी जी टिकटों का विवाद है वो विवाद रहना ही रहना। 22-23 टिकटों का विवाद। आप चर्चा कर रहे हो हांसी। हांसी में आपने सवाल कहा कि विनोद बेहाना ने लोकसभा में बहुत ज्यादा मदद नहीं करी, इसलिए मार्जिन कम हो गया। जी ठीक है ना, मैं जी उसका रीजन बताता हूँ। 80 में विनोद बेहाना को जाट वोट देता है, ठीक है, और जाट वोट देता है, इसलिए विनोद बेहाना ने इस बार कुछ जाट जो है वो जेपी को वोट देना चाहते, कांग्रेस को वोट देना चाहते। उन्होंने अपना इलेक्शन बचाने के चक्कर में जाटों पे दबाव नहीं डाला कि तुम लोकसभा में रंजीत को भी वोट दो। उन्होंने कहा भी अच्छा एक बार तुम अपनी मन की कर लो, जब मेरा चुनाव आए तो ध्यान रख ले। अब अपन कैंडिडेट का एनालिसिस करते हैं। जो हांसी की सीट है वो कांग्रेस की टिकट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कांग्रेस की टिकट अगर सुभाष गोयल को आती है तो चुनाव और होगा, और राहुल मक्कड़ को आती है तो चुनाव बिल्कुल और होगा। बतौर कैंडिडेट विनोद बेहाना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। उसको जाट भी मिलता है, उसको शहरी भी मिलता है। उसको चैलेंज मिलेगा तो राहुल मक्कड़ से चैलेंज मिलेगा। राहुल मक्कड़ आएंगे तो नतीजे कुछ बदल भी सकते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि 5 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिसपे नायब सैनिक की परीक्षा होनी है। उनकी अपनी बेल्ट में जो वर्दी हो, लेकिन बुहाना, हांसी, हिसार, नारनौल, फतेहाबाद का कुछ पॉकेट और सरसा, यहाँ पे सैनिकों के वोट बहुत ज्यादा है। जी हिसार से तो सैनिक एमएलए भी रहा और हांसी से भी रहा। हांसी में इस बार सैनिक प्लस हैं विनोद बेहाना के साथ। अगर वो नायब सिंह सैनिक का चेहरा देख के वोट करते हैं तो वो विनोद बेहाना प्लस है। और अगर ये सीट लूज होती है तो इसका मतलब जो वहां का सैनिक समाज है उसने अपने मुख्यमंत्री को नहीं देखा, उसने अपनी लोकल इक्वेशन देख के वोट किया। तो हांसी के एनालिसिस दो चीजों पर टिका हुआ है। सैनिकों का रुख क्या रहता है, कांग्रेस की टिकट किस पर। जी। तो जैसा विनोद जी बता रहे हैं कि 5 सीटें नायब सैनी की इमेज बनाएंगी जहां पर सैनियों का प्रभाव है। हांसी सीट पर लगभग 6% सैनी है। इस सीट पर 2 लाख वोटर है, तो लगा लीजिए 12 से 13 हजार वोटर जो हैं वो सैनियों के हैं। अमित जी, अब दूसरी सीट की चर्चा करते हैं, जगाधरी की। उसका जरा हिस्ट्री जोग्राफिया आपके जिम में। जी, हम जो दूसरी सीट की चर्चा कर रहे हैं वो है जगाधरी विधानसभा सीट। जगाधरी विधानसभा सीट जो है अंबाला विधान लोकसभा सीट में आती है। इस सीट की बात करें, परिसीमन 2009 के बाद इसका स्वरूप काफी बदल गया। परिसीमन से पहले छछरौली नाम की एक विधानसभा सीट होती थी, जो कि उसके ज्यादातर गांव अब परिसीमन के बाद वो जगाधरी विधानसभा सीट में आ गए। अगर हम देखें, इस सीट पर बसपा का एक अच्छा प्रभाव है, उसे 25% से ऊपर वोट मिलता रहा है जगाधरी विधानसभा सीट पर। आपके जो परिसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ था 2009 में, बसपा के अकरम खान यहाँ से विधायक बने थे। दूसरी बात से 2014 और 2019 में बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर यहाँ से चुनाव जीते हैं। कंवरपाल गुर्जर पिछली बार उनकी जो जीत थी वो 16,000 वोटों से हुई थी, जो है कंवरपाल गुर्जर की। इस बार सुना जा रहा है कि कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी यहाँ से 15,500 वोटों से पिछड़ी थी, जो है जगाधरी विधानसभा सीट। अगर हम इसके डेप्थ की बात करें, जगाधरी विधानसभा सीट को में बात करें तो जगाधरी का बड़ा कस्बा आता है, मतलब बड़ा शहर जगाधरी आता है। इसमें एक छछरौली नाम का एक छोटा कस्बा भी आता है, एक प्रताप नगर जिसे पहले खिजराबाद कहा जाता है, वो भी एक कस्बा आता है, और कुछ छोटे गांव भी आते हैं। ये इसकी जो विधानसभा की बाउंड्री हिमाचल से टच करती है इसका, जो है। हम अगर बात करें यहाँ से कि
हमारी से जगाधरी को एक बर्तनों का शहर भी हम कहा जाता है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता एक अच्छी खासी संख्या में है, तो है जगाधरी विधानसभा सीट पे। और हम बात जी, तो इस सीट पर जो है मुस्लिम मतदाता 11% हैं और जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है वो खिसकता नहीं है। हालांकि कंवरपाल गुर्जर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने स्टाइल से, पोल मैनेजमेंट से, इलेक्शन मैनेजमेंट से उनका काफी सारा हिस्सा ले लेते हैं। यहाँ पर जो असली लड़ाई है वो ये है कि कांग्रेस का टिकट किसे मिलता है, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट दर्शन लाल खेड़ा डिक्लेयर कर दिए हैं, और एएसपी जो है चंद्रशेखर रावणवाली, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट अशोक कश्यप को क्लियर कर दिया है। तो प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, क्या कहेंगे, इस सीट पर किसे टिकट मिल सकता है कांग्रेस का? क्योंकि अकरम खान और एक पूर्व डीजीपी के ब्रदर हैं, भाई हैं, आदर्शपाल गुर्जर, दोनों ही लगे हुए हैं और दोनों कह रहे हैं टिकट नहीं मिला तो आजाद के रूप में लड़ेंगे। देखिए कमल जी, जगाधरी, जैसा अमित जी बता रहे थे कि पहले जगाधरी और छछरौली दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, और अकरम खान जिनका आपने जिक्र किया, उनके पिताजी भी छछरौली से विधायक रहे और कंवरपाल जी भी पहली बार छछरौली से विधायक बने थे 2000 में। उन्होंने 1991 में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1991 और 1996 में उनको कामयाबी नहीं मिली और 2000 में वो पहली बार विधायक बने थे छछरौली से। उसके बाद इस विधानसभा का स्वरूप पीसीमन के बाद बदला और उसके बाद ये शहर जो जगाधरी का था, जगाधरी की सीट पे मुकाबला रहा ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। उस एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे बिशन लाल सैनी जीते थे। बिशन लाल सैनी ऐसे विधायक हैं जो 3 बार विधायक बने और तीनों बार अलग अलग पार्टियों के सिंबल पे जीते हैं। एक बार वो बहुजन समाज पार्टी से जीते, एक बार इंडियन नेशनल लोक दल से जीते और एक बार कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीते हैं। और अकरम खान, जिनका आप कह रहे थे कि मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत मतदाता है, पिछली बार के 2 चुनाव के अगर आप जिक्र करेंगे तो उनका पिछली बार यहाँ आदर्शपाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। उससे पहले चुनाव में अकरम ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और वो चुनाव जीतते थे। बहुजन के सिंबल पे चुनाव जीतते थे प्रत्याशी। 2014 की बात कर रहे हैं आप, तो 2014 में तो कंवरपाल जीते थे, 2009 में अकरम खान जीते। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, 2009 में। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे ही अकरम जीत के विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे, डिप्टी स्पीकर बने थे। तो ये परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर नहीं है, ये उस परिवार का वोटर है। वो अकरम खान के दादा बहुत बड़े, इस क्षेत्र के बहुत बड़े सामाजिक नेता थे। चौधरी अब्दुल रशीद पोसवाल उनका नाम था। वो इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम सब में लोकप्रिय थे। और उनके बाद अकरम के पिताजी, वो भी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। अकरम खान भी 2 बार विधायक बन चुके। अब मुकाबला, आप कांग्रेस टिकट की बात कर रहे थे, कांग्रेस टिकट की संभावना निश्चित रूप से अकरम खान और आदर्शपाल के बीच अभी तो कड़ा संघर्ष है, परंतु कांग्रेस की राजनीति अगर आप देखते हैं तो वहां अकरम खान का पलड़ा मुझे भारी इसलिए भी लगता है क्योंकि वो जिस गुट में है, अब कांग्रेस में जब गुटों की बात करते भी हैं आप, तो कुमारी शैलजा के साथ वो जुड़े हुए हैं। और कुमारी शैलजा क्योंकि अंबाला की सांसद रही हैं और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में ज्यादातर टिकटें उनकी कहने पे मिलेंगी, अंबाला और सिरसा की, मैं इस बात का अनुमान लगाता हूँ। और जिन लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा जोर देती हैं उसमें पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन है। 3 लोगों को उनके टिकट मिल चुकी जो विधायक है सिटिंग, कालका में, नारायणगढ़ और सडौरा में। जगाधरी के टिकट के लिए भी पूरा जोर लगाएंगे अकरम खान को मिले। आदर्शपाल का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूं कि आदर्शपाल अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए थे। अगर उनको कांग्रेस टिकट नहीं देती तो आम आदमी पार्टी उनको हाथों हाथ ले लेगी और आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी मिल जाएगा। आप जिक्र कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ
बहुजन समाज पार्टी का बेस होने के कारण वहां दर्शन लाल खेड़ा चुनाव में है। सामान्य सीट जब छछरौली थी तो अमन कुमार नागरा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे मात्र 400 वोट से चुनाव हारे थे। तो इस सीट को किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि कैंडिडेट के साथ जोड़ के आपको देखना चाहिए। निश्चित रूप से कंवरपाल जी कदावर नेता है और 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो कर चुके। सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर अभी भी हैं और अकेले हिंदुओं में नहीं मुस्लिम मतदाताओं में उनकी पकड़ है। क्योंकि जिस क्षेत्र में इस आपने जिक्र किया एक गांव का जिसका नाम पहले कुछ और था, प्रताप नगर है, तो उसी गांव के वो वही उनका गांव है। जी, और वहाँ का जो मुस्लिम है वो भी गुजर बैकग्राउंड से ही है, गुजर से कन्वर्ट होकर मुस्लिम होना है। वो सारे के सारे वही हैं जी, वो सारे के सारे वही हैं। दूसरी जातियां भी हैं, वो निश्चित रूप से सारी समाज में होती हैं, परंतु कंवरपाल जी या अकरम जी, आदर्श जी, उनके अपने अपने वोट बैंक निश्चित है और बहुजन समाज पार्टी का वोट भी वहां बहुत अच्छी खासी संख्या रखता है। तो जगाधरी का जब तक टिकट अनाउंस नहीं हो जाता कांग्रेस का, वो फिर वही बात है कि बाइपोलर होने वाला है या तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में आ जाएगा। 3 प्रत्याशी तो पहले से ही है, क्योंकि मैं बहुजन समाज को भी वहां कमजोर मान के नहीं चल सकता। कितना वोट लेते हैं, किसका वोट लेते हैं, इस बात पे भी निर्भर करेगा। दर्शन लाल खेड़ा भी बहुत दिन से मैदान में है और जो ही कांग्रेस की सूची आएगी तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि वहां फिर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो जाएगी। जी, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, ये दोनों ही जो कैंडिडेट हैं, आदर्शपाल जी और अकरम खान, ये घोषणा कर चुके हैं टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या परिस्थिति बनती दिख रही है? पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं कि ये जो हम पुराने इतिहास में जाते हैं कि उस वक्त मुस्लिम कैंडिडेट जीता करता था, 2014 के बाद देश की राजनीति चेंज हो गई। मोदी ने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। अब वो पुराने इतिहास के हिसाब से आंकलन करना का कोई फायदा नहीं रहेगा, बचा नहीं है। आंकलन करो लेकिन कोई फायदा नहीं बचा, सब कुछ चेंज हो गया। दूसरी, इस सीट को ना हम ज्योग्राफिकली स्टडी कर लेते हैं। जगाधरी और यमुनानगर एक तरह से एक शहर है, नाम दो हैं, एक तरह से एक शहर है। एक शहर में दोनों शहर जुड़े हुए हैं। कई बार पता भी नहीं चलता कि हम जगाधरी में खड़े हैं कि यमुनानगर की धरती पे खड़े हैं। तो अगर यमुनानगर का सर्वे देखें, वहां पे बीजेपी का वोट गिरा है और कांग्रेस का वोट बढ़ा है। अगर वही एप्लीकेशन जगाधरी पे अप्लाई होती है तो ये कंवरपाल गुर्जर के लिए ये सीट टाइट है। लेकिन इसमें मेरा एक टेक ये है कि कंवरपाल गुर्जर अकूत संपत्ति के मालिक हैं, बहुत पैसा है और खर्चने का भी मादा है। अगर ये उस तरह से चुनाव हुआ तो उनको हराना मुश्किल है। अदरवाइज वोट में गिरावट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यमुनानगर वाला सर्वे अप्लाई करें तो फिर ये चुनाव थोड़ा सा बदलता हुआ भी नजर आता है। जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि 2 सीटों की हमने चर्चा की। हांसी और जगाधरी दोनों में ये डिपेंड करता है कि सामने कैंडिडेट कांग्रेस किनको उतारती है और उस कैंडिडेट के जातीय समीकरणों के हिसाब से ही इन सीटों का फैसला होगा। जैसा विनोद जी ने बताया, जगाधरी में बीजेपी का वोट थोड़ा गिरा हुआ लगता है, जो सर्वे और इनपुट्स ग्राउंड से आए, लेकिन उसे कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो इलेक्शन स्ट्रेटजी के और इलेक्शन मैनेजमेंट के माहिर हैं। खटाखट के हिसाब से कंवरपाल गुर्जर मजबूत है। खटाखट समझ रहे हो ना आप? मैंने वही बताया, आपकी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो इलेक्शन मैनेजमेंट जो है उसके माहिर हैं। आदर्शपाल भी उसी पे बैंक करके चल रहे हैं। आदर्शपाल भी उसी पे बैंक करके चल रहे हैं। वहां पर ऐसा है, मैं आपको देखिए एक बात और बता दूं, धनवान बहुत लोग होते हैं, एक ही सीट पे 10 बराबर के धनवान लोग होते हैं, लेकिन किसके पास कहां से धन आया, कैसा धन आया, किस स्पीड से आया और उसकी खर्च करने की कैपेसिटी क्या है, इस पे बड़ा फर्क होता है। जी, आदत, खर्च करने की आदत।
जब पैसा आया ही ऐसे होगा तो फिर आदमी कहता है जाने भी ऐसे दो, और कमाए ही पंजी पंजी करके होगा तो आदमी खर्च करने में कंजूसी करता है, चाहे कितना ही अमीर हो। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के फिर एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है चेंज आ जाता कि किस तरह से पैसा कमाया गया है। तो साथियों, ये था आज का हमारा आकलन और विश्लेषण। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें आपको ये जानकारी देते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग जो है हमारा जो निवेदन है उसको स्वीकार करके इस जो वीडियो हैं हमारे अपने साथियों के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए, हमारे इस प्रोग्राम को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपसे निवेदन है। कल फिर मिलते हैं नए आकलन के साथ, नई सीटों के साथ। कल तक कांग्रेस की लिस्ट आ जाने की उम्मीद है, तो उस पर भी चर्चा होगी। और असली गर्मी जो है, कल खाली कांग्रेस की लिस्ट नहीं आएगी, इनेलो की भी जो जहां जहां उन्होंने खड़ा करना है वो पूरी लिस्ट आ जाएगी, जेजेपी एएसपी की भी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि कल का ही दिन बचा है एक तरह से, परसों आखिरी दिन है, उस समय तो फिर थोड़ा जेजेपी ने रानियां छोड़ दी, जेजेपी ने रानियां दादा के लिए छोड़ दी, जेजेपी ने दादा के लिए रानियां छोड़ दी। तो रानियां जो है, रणजीत चौटाला रानियां से लड़ रहे हैं, वो अड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने उनको दावाली सीट ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं रानियां से ही लड़ूंगा, और जेजेपी ने भी उसको सरेंडर कर दिया। लेकिन वहाँ एक और भतीजे से उनकी लड़ाई है, एक और पोते से उनकी लड़ाई है। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे मेहमानों का भी धन्यवाद। नमस्कार।